आदाब नाजरीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे बेलगाम सियासतदानों पर। अंग्रेजों के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाने के लिए 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई। मौलाना कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद गंगोहवी की क़यादत में दरसगाह को जंग आज़ादी का मरकज बनाया गया। इस इदारे के पहले बैच के तलबा की पूरी एक जमात मुल्क को आजाद कराने के लिए तैयार हो गई। इस जमात की क़यादत मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी के हाथों में थी। इन तलबा ने 1912 में रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज किया। इस तहरीक का मकसद अंग्रेजों को मुल्क से उखाड़ फेंकना था। इस इदारे के जिस दामन ने ऐसी यादें और तारीखें समेटी हैं, उसी दामन पर दहशतगर्दी के इल्जाम की छींटें हैं। हालांकि देवबंद पर दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम कोई नया नहीं है, लेकिन बड़बोले मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने यह सवाल उठाया तो इस पर हंगामा तो होना ही था। गिरिराज के इस बयान पर बीजेपी ने नोटिस लिया और सख्त नसीहत करते हुए ऐसे बयानों से दूर रहने की तंबीह भी की, नसीहत भी की। लेकिन सिर्फ गिरिराज ही बयानवीर नहीं है, इस मुल्क में बहुत से बयान बहादुर हैं। इन बयान बहादुरों की बयानबाजी से मुल्क की फौज भी अछूती नहीं है। राहुल गांधी ने पुलवामा हमले की बरसी पर जो सवाल पूछे, उसमें उनका पहला सवाल भी काबिले एतराज है। टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उदित राज के बयान भी भटके हुए हैं। 2024 से पहले पुलवामा जैसे हमले होने की पेशनगोई करते हुए उदित राज ने फौज में भी जात का कार्ड खेला और कहा कि जो लोग हुकूमत पाने के लिए गुजरात में दंगा करवा सकते हैं, वो हुकूमत बरकरार रखने के लिए 40 जवानों की जान का सौदा भी कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह की बयानबाजी से क्या सियासत का मेयार नहीं गिरता? क्या दारुल उलूम को दहशतगर्दी की गंगोत्री बताने वाले इदारे की तारीख से बेखबर हैं? क्या इस तरह की बयानबाजी से फौज के हौसले पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फौज की या फौजियों की जात होती है? ऐसे ही सवालों के साथ आज हम बहस करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर सुन लेते हैं किसने क्या कहा। देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री, सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री, सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग। 14 फरवरी 2019 को हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये विपक्ष का काम है, पक्ष का काम है कि तुरंत सख्त पता लगाते। जो राहुल जी ने उठाया है, हम पूरा समर्थन करते हैं। जांच होनी चाहिए, वरना ये 2024 के पहले भी ऐसे कुछ होगा इस देश में। एक सप्ताह पहले इंटेलिजेंस से इनपुट आया था कि सीआरपीएफ के जवानों को सड़क से नहीं ले जाना है, एयरलिफ्टिंग कराना है। होम मिनिस्ट्री ने परमिशन नहीं दिया, यानी होम मिनिस्ट्री इसको करने देना चाहती थी, जब ही इनको फायदा हुआ। तो सुना आपने। इसीलिए आज के मुद्दा में हमने 5 सवाल पूछे हैं। हमारा पहला सवाल है कि बार बार दारुल उलूम देवबंद पर ही सवाल क्यों उठता है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या दहशतगर्दी से गंगोत्री का मवाजना मां गंगोत्री की तौहीन नहीं है। हमारा तीसरा सवाल है कि आला कमान की फटकार के बाद बाज आएंगे गिरिराज सिंह। हमारा चौथा सवाल है कि क्या पुलवामा पर राहुल का पहला सवाल जायज ठहराया जा सकता है। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है कि क्या मुल्क के जवानों की जात पर तय होती है तैनाती। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस लीडर मनोज तिवारी जी,
इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी साहब, बीजेपी लीडर खेमचंद शर्मा साहब और सियासी तज्जियाकार विपिन शर्मा साहब, आप तमाम मेहमानों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज बात करेंगे, मनोज तिवारी जी आप कांग्रेस के लीडर हैं, राहुल गांधी ने जो कल पुलवामा की बरसी पर जो ट्वीट किया, क्या उनके सारे मुतालबात जायज थे, उनके सारे सवाल जायज थे, लेकिन क्या उनका फायदे वाला जो सवाल था कि पुलवामा हमले से किसको फायदा हुआ, यह जायज ठहराया जा सकता है? देखिए, एक चीज मैं आपको पूरी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का जो बयान है वो काबिले तारीफ बयान है, इसलिए कि आज इस सरकार में विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्तासीन है तब से दरअसल इन लोगों ने राष्ट्रवाद को जो है पेटेंट कराने की पूरी कोशिश की है। और ये छद्म, मैं तो कहता हूं ये छद्म राष्ट्रवाद है। छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर, देश की भावना से खिलवाड़ करते हुए। लेकिन मनोज तिवारी जी, क्या फौज की शहादत पर फायदा देखा जाता है? यानी अगर बीजेपी को नहीं फायदा हुआ तो उनको फायदा होता, किसको फायदा हुआ? ये किस तरह का सवाल है तिवारी जी? मैं एक चीज आपको कहता हूं, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया है वो सवाल बिल्कुल उसको उठना चाहिए। आज हिंदुस्तान में मुझे लगता है सवाल उठना चाहिए, उनका सवाल जांच वाला सवाल उठना चाहिए, जिम्मेदारी किसकी तय हो, जवाबदेही किसकी तय हुई, ये उठना चाहिए। लेकिन शहादत पर 40 जवानों की, आपके मुल्क की फौज की जवानों की शहादत है, आप दूसरे मुल्कों में देखिए अपने फौज के लिए उनके क्या जज्बात होते हैं। अगर फौज का एक सिपाही भी मारा जाता है तो पूरे मुल्क जज्बात में डूब जाता है। आपने अभी देखा होगा कि ईरान में जब जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था तो पूरा ईरान सड़क पर उतर आया था। हमारे मुल्क में 40 जवान शहीद कर दिए गए और पूछा जाता है कि इससे फायदा किसको हुआ? देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं पूरी शालीनता से। जब जवानों की मौत हुई थी, सबसे बड़ा तो मामला यह है कि आज राजनीति का की हालत ये हो गई है कि अगर आप सत्ता से सवाल करते हैं तो आपके राष्ट्रवाद पर प्रश्न होता है, और बहुत कम लोगों को ऐसी क्षमता है आज इस सरकार के विरोध में बात करने की। राहुल गांधी जी ने कहा है जवान हमारे शहीद हुए, और शहादत के बाद उसका पूरा राजनीतिक माइलेज लिया गया। निश्चित रूप से जब जवान शहीद हुए तो जवान शहीद क्यों हुए, 44 जवानों की मौत के पीछे कारण क्या था, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप देखिए इंटेलिजेंस का बहुत हाई अलर्ट था कि अगर उनको कन्वाई, उनका सीआरपीएफ का कन्वाई जाता है, और कन्वाई में आपको देखा होगा आपने कि एनएच पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। सवाल राहुल गांधी ने क्या किया है, सर्विलेंस के आप कैमरे की निगरानी में है, उसके बावजूद भी वन वे है, और वन वे के बाद आरडीएक्स से लदी हुई गाड़ी जाती है और घुमा करके दूसरी तरफ आती है और गाड़ी में टक्कर लगता है। वो कैमरा कहां था? दूसरी बात, जब इस तरीके की वारदात हुई और उसके पहले इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था तो क्यों कन्वाई को ऑन रोड जाने दिया गया? शर्मा जी बीजेपी लीडर इस वक्त मौजूद हैं, आपके इन तमाम सवालों का जवाब उन्हीं से इस बात को मैं पूरा कर लेता हूं, मैं उस बात को पूरा कर लेता हूं। तीसरी बात, जब सैनिकों के कन्वाई के ऊपर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया, सीआरपीएफ के द्वारा कहा गया था कि एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था की जाए, तो एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और देखिए बेशर्मी का हद क्या है, अगर हमारे सैनिक मारे जाते हैं और 1 साल हो गया, उस सैनिक की शहादत के पीछे, सैनिकों की मौत का कारण क्या था, इतनी बड़ी घटना के पीछे कारण क्या था, सरकार उसकी लीपापोती करने की प्रयास कर रही है। एनआईए को कहती है कि हमने जांच को दे दिया। भारत का इतिहास रहा, आप देख लीजिए, एनआईए की जांच जो है 30 से 90 दिनों के अंदर हो जाती है। क्या कारण है कि आज पूरे 1 वर्ष हो गए और 1 वर्ष में एनआईए की कोई रिपोर्ट नहीं है। चौथी बात, एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता है, उनसे मैं जवाब चाहता हूं। एक बात और भी है, आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस खुफिया विभाग की जो मारा गया था, जिसने मारा था उसको मारा गया, उसकी मौत हुई। मौत के बाद आपको आश्चर्य होगा कि आज तक जो है एक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, कोई एफआईआर नहीं हुआ। इससे बड़ा लीपापोती क्या हो सकता है? और सवाल है कि राहुल गांधी ने क्यों कहा? खेमचंद शर्मा जी बिल्कुल सही कहा। खेमचंद शर्मा जी, तिवारी जो सवाल उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट था, कन्वॉय होने वाला था, और पुलवामा जैसा इलाका जो अति संवेदनशील, बेहद हसास कहा जाता है, वहीं पर हमला हो गया, तो क्या तैयारी नहीं थी? क्या सरकार ने इंटेलिजेंस इनपुट और जो सिक्योरिटी एजेंसीज के इनपुट थे, क्या उसको नजरअंदाज कर दिया?
देखिए इंटेलिजेंस फेल्योर था, ये सभी मानते हैं, तभी वहां पे हमला हुआ। इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया था, सर आप सिक्योरिटीज एजेंसीज ने इनपुट दिया था। जी आपने कांग्रेस वाले को भी सुना, मेरे को बोलने दीजिए, क्योंकि मैं झूठ से शुरुआत नहीं करना चाहता। कांग्रेस के हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी सरकार में थे, सैकड़ों उनके समय में हमले हुए, आज तक किसी का पता नहीं। आज तक ये भी नहीं पता कि शास्त्री जी की जो मौत हुई क्यों हुई, बड़े बड़े लोगों की मौत उनके समय में हुई क्यों हुई, आज तक वो बता नहीं पाए, और हमसे बड़े बड़ी वो चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हैं। दुखद ये है, उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में उस समय में जब पुलवामा हमला हुआ, हमारे सैनिक मारे गए और सैनिकों के जब अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय भी राहुल गांधी जी ने अपनी शालीनता नहीं दिखाई, वो मोबाइल पर लगे हुए थे। कांग्रेसी सवाल पूछ रहे थे कि सरकार की इंटेंशन है, सरकार ने ये करवाया है। उनको उस समय देश के साथ खड़े होना चाहिए था, सैनिकों के साथ खड़े होना चाहिए था। पाकिस्तान उनके बयानों को लेके पूरे विश्व पटल पर दिखा रहा था, देखिए ये जो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है वो गलत बोल रही है, जो इंडियन अपोजिशन पार्टी बोल रही है, पर्टिकुलरली कांग्रेस बोल रही है, वो सही बोल रही है। वो भी इनको शर्म, हमसे कहते हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म किसको आनी चाहिए? पूरा देश देख रहा है, 1 साल हो गया, अभी भी ये उस पर राजनीति कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना था, इनको दुख क्या है, इनको चिढ़ क्या है? चिढ़ ये है कि इनके समय में इस तरीके के हमले होते थे, उसका ये जवाब नहीं दे पाते थे, सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदा करके छोड़ देते थे। मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, हमारे सैनिकों पे हमला हुआ, हमने घुस के उनके घर में जाके मारा, और इस तरीके से मारा कि वो कभी भी भविष्य में आंख उठा के हमारी तरफ ना देख पाए। अगर देखें तो हम उनकी दोनों आंखें फोड़ दें। इनको दुख इस बात का है कि मोदी जी ने जवाब क्यों दिया, इनको दुख इस बात का नहीं है कि हमारे सैनिकों पे क्यों हमला हुआ, इनको दुख इस बात का है कि मोदी जी ने जवाब क्यों दिया, पाकिस्तान को टक्कर क्यों दी। मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए था, उनको भी हमारी तरह कड़े निंदा करके छोड़ देना चाहिए था। ये लोग अपनी जो पर्सनल राजनीति होती है, पार्टी की राजनीति होती है, उसके लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। और राहुल गांधी जिनको हमारे सैनिकों को सराहना चाहिए था, हमारी सेना को सराहना चाहिए था, ये हमारी सेना पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। हमारी सेना की जो प्रोसीडिंग होती है, जो कार्यशैली है, उस पर ये प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि ये सेना के बहुत बड़े वकील है या बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गलत प्रोसीडिंग है। कांग्रेस के मित्र आप बोले थे, देखिए आपके नेता ने भी निंदनीय काम किया है, आप भी तिवारी जी को जवाब दे रहे थे, टीवी पे निंदनीय काम कर रहे हो, उनको खेमचंद शर्मा जी डिफेंड करके बात मुकम्मल कर ली। तिवारी जी कुछ जवाब दे रहे, उसके बाद विपिन शर्मा जी मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और राष्ट्रवाद के लंबे लंबे जो आप चौड़े भाषण देते हैं पूरे लच्छेदार हिंदी में, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब आप दे दीजिए। 1 साल में भारत के इतिहास में संसद पर हमला हुआ था, सरकार आपकी थी, क्या किया आपने? दूसरी बात, कंधार आप उग्रवादियों को छोड़ने जाते हैं। देखिए मैं आपको कायर पता है किस लिए बोला हूं, उसी की जमात है जैसे भारत के इतिहास उग्रवादियों को छोड़ने की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की। बात का मेरे पास जवाब है, सुन तो लीजिए सर। कांग्रेस सरकार ने आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, शुरुआत की। आप एक बड़े चैनल पर बैठे हुए जवाब सुनिए, तो आपको याद होना चाहिए, आप लोगों को बताइए कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, लोगों को सुनना चाहिए। ये सरकार जवाब दे रही है, नहीं चाहते आप, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं, कहने के लिए राष्ट्रवाद का नकाब ओढ़ कर सुनिए। एकदम राहुल गांधी ने सही कहा है, राहुल गांधी ने कहा है पुलवामा का जो हमला था वो हमारे सैनिकों की मौत हुई राज में, और उनकी लाश पर आप राजनीति कर रहे थे, उनके ऊपर आप वोट मांग रहे थे। और उसी सैनिकों में संजू देवी कौन है, सब जानते हैं। अरे आप ठीक है, अभी आएंगे, फिर आप क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है, अरे तिवारी जी, शर्मा जी, हमारी सेना हम मौका देंगे आपको। अभी बहस का आगाज है, सबके विचार आ जाने चाहिए, सबके नजरिए आ जाने चाहिए, सबके ख्यालात आ जाने चाहिए। शर्मा जी अभी बहस का आगाज है, अभी बहस का आगाज है, सबको मौका मिलना चाहिए। तिवारी जी, हमारी शर्मा जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, ऐसे नजरिए नहीं जा पाएंगे। विपिन शर्मा जी, जो आप देख रहे हैं, यहां स्टूडियो में भी देख रहे हैं, कल पुलवामा की बरसी थी, शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना चाहिए था, शहीदों के कुनबे को, खानदान वालों के घर जाना चाहिए था, बड़ी बड़ी पार्टी के रहनुमाओं को, लेकिन वहां ना जाके इस पर सियासत हो रही है। आप सियासी तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप कैसे देखते हैं ऐसे हालात को? देखिए, मैं मुद्दे की बात करते हुए ये बात बोलूँगा कि पहली बात तो जिन शहीदों ने शहादत दी तो पूरा देश उनके साथ है।
और आप इन रहनुमाओं की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो ये किसी भी दल के हों, ये बड़े दुख की बात है और चिंता का विषय है कि जब ये अपनी सियासी रोटियां तो सेंकते हैं इनके नाम से, लेकिन जब इनके साथ खड़े होने का वक्त आता है या जो वायदे करे होते हैं इनको, वो पूरे नहीं करते और वो अधूरे रह जाते हैं। और बरसी पे आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है राजनीति हो रही है, गरमाई हुई है। शहीद की एक बेवा, उसकी विधवा झारखंड में सब्जी बेच रही है, ऐसी खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और साथ में मैं शर्म बात में बोलना डूब चाहूंगा, जाने वाली सियासत है सर ये। बिल्कुल। और देखिए 100 बातों की एक बात कि अगर हम इस आज की इस बहस पे बात करें कि किस तरह से ये बड़े बड़े नेता, और हम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात करते हैं किस तरह से बेलगाम हुए हैं, और चाहे मणिशंकर अय्यर की बात करें कि शाहीन बाग जाके जिस तरह से लोगों को एक तरह से आग में घी डालने का काम करा, बोला आप कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। तो ये देखिए, ये राजनेताओं को जिस तरह से इनके साथ अपेक्षा होती है, इनसे एक जिम्मेदारी की उम्मीद होती है कि आप इतने बड़े, आपका ओहदा है, आप उस पद पे हैं और आप उस पद की गरिमा समझिए, लेकिन उसके विपरीत ये लोग काम जब करते हैं तब देश जलता है। और इसमें कोई किसी से कोई ये बात नहीं मांगा, सबूत नहीं मांगा कि आप अपना देशभक्ति का सबूत दीजिए। देखिए, देश प्रेमी बनना है और कुछ मामले जो जनहित के होते हैं, राष्ट्रहित के होते हैं, वहां पर सबको देखिए, सिर्फ एक जनता का दायित्व नहीं बनता, हर एक नागरिक का दायित्व नहीं बनता, सब नेताओं का भी दायित्व बनता है कि एक सुर में सुर मिला के बात करें। जिस तरह से आपने पुलवामा की बरसी की बात करी, तो कम से कम वहां पर भद्दी राजनीति, ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। और मैं एक बड़ी अहम बात बोलना चाहूंगा, जिस तरह से बेलगाम होकर, और ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, मैं तो इसका स्वागत करूंगा कि जिस तरह से जेपी नड्डा ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद की गरिमा को बनाते हुए फटकार क्या हुआ, तंबी कर दी ना सर। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं, इस तरह की बात दारुल उलूम देवबंद का इतिहास पढ़ना चाहिए, दारुल उलूम देवबंद की तारीख पढ़ना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद ने इस देश की आजादी में बुनियादी किरदार अदा किया है। मौलाना जी विपिन वो शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। मौलाना साहब इस वक्त मौजूद हैं, शमून कासमी साहब। कासमी लिखते हैं, कासमी वो लोग लिखते हैं जो दारुल उलूम देवबंद से फारिग होते हैं। मैं अगर ठीक हूं मौलाना साहब, मौलाना कासिम नानौतवी, मौलाना रशीद गंगोहवी ने किस इरादे के साथ दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तलबा को, स्टूडेंट को जो इकट्ठा किया, उसमें मौलाना महमूदुल हसन की क़यादत में जो रेशमी रुमाल तहरीक शुरू हुई, और देश को आज़ाद कराने में जिस इदारे ने इतना बड़ा किरदार निभाया, उस इदारे को अगर आतंकवाद की, दहशतगर्दी की गंगोत्री कहा जाता है, तो आप जैसे दारुल उलूम से फारिग हुए तलबा, स्कॉलर के दिल पर क्या गुजरती है? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर गिरिराज जी को पहले समझना चाहिए था और तब बयान देना चाहिए था। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि दारुल देवबंद तालीम हासिल की जो बुनियाद रखी गई, हाँ, क्या आपको वहां कुछ ऐसा लगा कि हदीस की, फिक्र की, शरीयत की तालीम के अलावा आतंकवाद का वहां पर कोई चैप्टर है क्या? मैं वही बात आज कहना चाहूंगा, और मैं नड्डा जी को इस बात के लिए उनकी सराहना करूंगा कि उन्होंने कम से कम उन्हें बुला के तंबीह की और कहा कि आप इसे समझिए, ये उनका अच्छा कदम है। मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि 1857 गदर 1857 की जो पहली लड़ाई थी, वो शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानौतवी उसे कमांड कर रहे थे। हाफिज जामिन साहब उसमें शहीद हुए थे। और जब अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीति को आगे रखा, तो उस वक्त ये दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई, और इस दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद खालिसतन अंग्रेज की मुखालफत में थी। यानी दीनी नजरिए के साथ साथ ये था कि यहां से अंग्रेज को हम कैसे यहां से निकालें। और आपको हैरत होगी कि जो जलावतनी की पहली हुकूमत बनी है, जिसमें मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह और मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। और हजरत शेखुल हिंद जो मौलाना कासिम नानौतवी के शागिर्द थे, उन्होंने जी महमूदुल हसन शेखुल हिंद उनका लकब था, यानी शेखुल हिंद यानी हिंदुस्तान के शेख। हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान सब उनसे प्यार करते थे। और उनकी तारीख ये है कि उन्होंने अपने शागिर्दों को जमा करके कहा कि देखो भाई, अंग्रेज ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। क्या चाल थी कि अंग्रेज ने एक ऐसी चाल चली कि मुसलमानों को तो सुअर की के लगे हुए कारतूस मुंह से खोलने के लिए कहते थे, और हिंदू भाइयों को गाय के कारतूस, गाय के चर्बी से लगे हुए वो करते थे।
तो उस वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी को कहा, मुसलमानों से अपने शागिर्दों को बुला के कहा कि देखो हमें अंग्रेज की एक भी चाल कामयाब नहीं होने देनी, इसलिए कि अंग्रेज ने हमें हिंदू और मुसलमानों में बांटने का प्रयास किया है। तब गांधी जी को के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में सारे जितने मौलवी थे वो चले। और मैं इस संदर्भ में एक बात ये कहना चाहता हूं अब्बास साहब कि गांधी जी ने जो खिलाफत की बात लोग करते हैं, खिलाफत उस्मानिया जो अरब में थी, जिसे गिरिराज जी ने भी कहा है, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि खिलाफत उस्मानिया वो थी जिसकी गांधी जी क़यादत कर रहे थे। वो कोई साहब मैं आपको रुकूंगा, आपको थोड़ा वाजे कर दूं। गिरिराज सिंह ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि खिलाफत कायम करना चाहते हैं, खिलाफत ISIS वाली, देखिए बगदादी वाली खलीफा। नहीं, उनके कहने का मकसद यही है, उसको वाज़ेह करिए। खिलाफत उस्मानिया पर उनका कोई वो नहीं था, वरना तो आपकी खिलाफत तहरीक। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपको ये अब्बास भाई ये बताना चाहता हूं जी कि दारुल उलूम देवबंद खालिसतन, यानी आप उठा के देखिए, मैं पहले ये बात कहना चाहता हूं और सारे लोगों से कि मैं आदरणीय गिरिराज जी से ये कहूंगा कि अगर आपको कहीं गलतफहमी है तो दारुल उलूम देवबंद में आप जाके ठहरिए और आप पहला जो कुरान का मंत्र है, जो पहला मंत्र है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम उस मालिक की प्रस्तुति करते हैं जो सारे आलमों का पालने वाला है। और मैं ये एक मिनट में जो बात कहना चाह रहा हूं थोड़ा सा, और ये जो नजरिया वहां का है वो है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। हमने जो ये दर्स पढ़ा है वहां, हमें एक चीज भी कोई, मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं कि दारुल उलूम देवबंद का नजरिया इंसानियत की फलाह और बहबूदी का है, मानवता के फरोग देने का है। मगर मैं एक बात जरा एक मिनट शर्मा जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा। आप मेरी बात में दीजिएगा, मेरी बात पूरी हो जाती है, फिर बीच में बोलिए, बहुत बोल लिया आप जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए गलतफहमियां अगर हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए। 2005 में हम बेंगलोर गए श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ, हम 2000 में स्वामी रामदेव जी के यहाँ गए जिन्होंने स्वदेशी का बहुत बड़ा बेड़ा उठाया। हमने वहां जाकर के लोगों ने हमसे कहा कि आपको इन आश्रम में आके कैसा लगा, तो हमें ऐसा लगा कि मानवता की सेवा, सब आपस में भाईचारा है, एक दूसरा कोई अलग नहीं है। तभी हमने उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश की कि अध्यात्म देश, यानी देश जो स्पिरिचुअल कंट्री कि जिसमें हर आदमी अपनी अपनी इबादत करे, और देश जो है ना हिंदू राष्ट्र हो, ना मुसलमान राष्ट्र हो, ना सिख राष्ट्र हो, ना ईसाई राष्ट्र हो, ये एक ऐसा राष्ट्र हमने चुना था कि, और उसमें हमारे अकाबिर की और दारुल उलूम देवबंद की अग्रणी भूमिका उसमें है कि दारुल उलूम देवबंद तो ताकि हम हिंदू और मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद को कायम करें और आपसी जो इख्तलाफ है हमारे। तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, आज अगर मैं ये समझता हूं कि सरकार ने जो काम किए हैं, अच्छे जो काम है, वो जाने चाहिए आगे, लेकिन ठीक है काम हुआ है, ये गरीबों को सारी चीजें करना चाहिए। मुझे मौका दीजिए। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान वही देश है जिसपे हम नाज करते हैं, ये वही देश है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत है। देखिए सदियों से, और रिवायत क्या है और इसके क्या मायने हैं कि हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक है। देखिए सदियों से चलती आई है, और किसी भी जिस तरह से हमेशा हर एक मंच पे देखिए हर एक जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, उसी तरह से मैं ये मानूंगा कि 9 नवंबर 2019, देखिए बड़े अहम बात मैं बोलने जा रहा हूं कि राम मंदिर का जब निर्णय आया, कितना वाद विवादित था, क्या किसी भी समुदाय ने कोई खुशी जाहिर करी? क्योंकि वही एक हिंदुस्तान की जीत थी कि हम मंदिर मस्जिद से आगे निकल गए और हम विकास को तवज्जो दें। असल मायने में आपस में हम सब एक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब हम विकास को तवज्जो देते हैं तब समझ आता है। देखिए सबकी भागीदारी, अब सबकी जरूरत है। अब अभी दिल्ली के चुनाव हुए, हमने शीला दीक्षित को याद करा कि शीला दीक्षित ने जब भागीदारी का एक क्रांति लेके आई पूरी दिल्ली में, और उसमें सब शामिल हुए उस दिल्ली के विकास के मॉडल में। और देखिए वही तो बात है, आज अगर सही मायने में दिल्ली में जो भी विकास हुआ, जितने फ्लाईओवर बने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, उसका सही मायने में श्रेय शीला दीक्षित को जाता है। और बाकी तो अब देखिए सब इल्जाम लगाएं, आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लांछन लगाएं, अलग बात है। बहरहाल मैं एक बात बोलना चाहूंगा
कि समय की नजाकत समझते हुए आप सरकार को घेरें, बहुत अच्छा लगता है। आप इकोनॉमिक पॉलिसीज पे घेरें, इकोनॉमिक स्लोडाउन पे घेरें, रिसेशन पे घेरें, आर्थिक मंदी पे घेरें, रोजगार कहां है, बिल्कुल समझ आता है। लेकिन कुछ मामले देशहित के होते हैं, देखिए, और वहां पर भड़बोले नेता जो हैं, जो बेलगाम हो जाते, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे राहुल गांधी हो, डंडे मारेंगे, चाहे जिस तरह से गिरिराज सिंह है, तो देखिए इनको तो जो है इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप तो कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ लिप सर्विस रह जाती है और उसका हो जाती है। उधर अनुराग ठाकुर अपने तरीके से बोल रहे हैं गोली मारो, तो कार्रवाई होती है। लेकिन और सुध कब ली? चुनाव के परिणामों के बाद अमित शाह ने सुध कब ली? देखिए सुध कब ली? जब उनको समझ आया कि क्या खामियाजा